नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया, लेक्चरर जियोग्राफी, हरियाणा शिक्षा विभाग से आप सब विद्यार्थियों का एजुसेट टेलीकास्ट में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम +1 जियोग्राफी के अंतर्गत चैप्टर 1 जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन का अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान का उद्देश्य आप सब विद्यार्थियों को भूगोल से संबंधित मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन कराना है। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, भूगोल एक विषय के रूप में। सबसे पहले बात आती है कि भूगोल क्या है। तो भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल, यानी पृथ्वी गोल है, गोलाकार वृत्ताकार पृथ्वी का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। भूगोल के लिए अंग्रेजी भाषा में जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जियोग्राफी वास्तव में ग्रीक भाषा के जियो यानी पृथ्वी यानी अर्थ और ग्राफोज या ग्राफिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू एक्सप्लेन यानी वर्णन करना, यानी जियोग्राफी का वर्णन करना। जियो प्लस ग्राफिया, पृथ्वी का वर्णन करना जियोग्राफी कहलाता है। जियोग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग ग्रीक विद्वान, ग्रीक यहाँ यूरोप का एक देश है, उनके विद्वान रहे एरास्थोनीज, उन्होंने 276 ईस्वी पूर्व इसका प्रयोग किया था। ये है ग्रीक विद्वान एरास्थोनीज जिन्होंने ज्योग्राफी टर्म को फर्स्ट टाइम यूज किया। भूगोल की दो मुख्य शाखाएं होती हैं, एक होती है भौतिक भूगोल, सेकंड वन मानव भूगोल। भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की वह शाखा होती है जो भौगोलिक तथ्यों का, प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन करती है। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, इन सब फिजिकल फैक्टर्स का अध्ययन किया जाता है। जबकि मानव भूगोल के अंतर्गत मानवीय तथ्यों का, यानी पृथ्वी पर विद्यमान जो मनुष्य की सांस्कृतिक गतिविधियाँ रही हैं, कल्चरल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। जैसे गांव, शहर, जनसंख्या, एग्रीकल्चर, उद्योग धंधे, ये सब ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है कि हमें ज्योग्राफी को क्यों पढ़ना चाहिए, यानी भूगोल के उद्देश्य क्या हैं। तो भूगोल प्रादेशिक और भौतिक विविधताओं को समझने में हमारी मदद करता है। भूगोल के द्वारा हम भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। भूगोल हमें भौतिक पर्यावरण और मनुष्य की अन्योन क्रिया का, इंटरेक्शन का जो संबंध है उनको समझने में मदद करता है। इसी प्रकार समय और स्थान के संदर्भ में विभिन्न विशेषताओं को समझने में भी भूगोल हमारी मदद करता है। इन सब उद्देश्यों के लिए हमें ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए। अब बात आता है कि ज्योग्राफी के मूलभूत प्रश्न क्या हैं। तो ज्योग्राफी के अंतर्गत हम क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, कब और कौन का अध्ययन करते हैं, यानी WH फैमिली के अंतर्गत हम भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता है कि भूगोल के अध्ययन की विधियां कौन सी हैं। तो भूगोल के अध्ययन की दो विधियां हैं। फर्स्ट वन प्रादेशिक भूगोल या सिस्टेमेटिक भूगोल या क्रमबद्ध भूगोल। सेकंड वन होता है रीजनल या प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत भौगोलिक तथ्यों को प्रकरणों यानी टॉपिक्स में बांटकर अलग अलग अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे टॉपिकल मेथड भी कहते हैं। इसमें किसी एक विशिष्ट भौगोलिक तथ्य का या तत्व का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे एकांकी या आइसोलेटेड रूप भी कहा जाता है भूगोल के अध्ययन का। क्रमबद्ध भूगोल में अध्ययन के लिए राजनीतिक इकाइयों को आधार माना जाता है और इसके प्रतिपादक रहे हैं जर्मन भूगोलवेता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इसी प्रकार से प्रादेशिक भूगोल की अगर बात करें तो इसमें भौगोलिक तथ्यों को प्रदेशों के आधार पर बांटकर अध्ययन किया जाता है। इसमें पूरे प्रदेश को एक इकाई मान लिया जाता है। इस विधि को समाकलित विधि भी माना जाता है। प्रादेशिक भूगोल में भौगोलिक इकाइयों पर जो अध्ययन है वो आधारित रहता है और प्रादेशिक भूगोल का प्रतिपादन जर्मन भूगोलवेता कार्ल रिटर ने किया था। नेक्स्ट आता है कि भूगोल की प्रकृति यानी भूगोल की नेचर कैसी है। भूगोल पृथ्वी के तल पर पाई जाने वाली
यथार्थता यानी रियलिटी का अध्ययन करता है, उसका वर्णन करता है। भूगोल सभी प्राकृतिक और मानवीय विज्ञानों से सूचनाएं प्राप्त करता है और उनका विश्लेषण करता है। भूगोल एक संश्लेषणात्मक प्रकृति का विषय है। इसी प्रकार से भूगोल कार्य कारण कॉज एंड इफेक्ट इसके माध्यम से विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट आता है कि भूगोल एक ज्ञात्मक या परिवर्तनशील विषय कैसे है। तो भूगोल वास्तव में एक ज्ञात्मक या परिवर्तनशील विषय है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम प्रादेशिक और सांस्कृतिक रूप से चेंज होने वाले या परिवर्तित जो तथ्य हैं उनका अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से समय, सभ्यता और संस्कृति के अनुसार जो चेंज आते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तकनीकी के साथ साथ मनुष्य और पर्यावरण का संबंध कैसे बदलता है, इसका अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। जैसे मोबाइल और वायरलेस टेक्नोलॉजी के आने से किस प्रकार से दूर संचार टेक्नोलॉजी में नूतन नए जो चेंज हो रहे हैं, उन सब का अध्ययन हम ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार से जो नित्य नए परिवर्तन देश, दुनिया और प्रकृति के अंतर्गत होते हैं, उनसे कौन सी नई समस्याएं भी क्रिएट हो रही हैं, इन सब का अध्ययन भी हम ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या भूगोल एक समाकलनात्मक विषय है। जी हाँ, भूगोल एक समाकलनात्मक विषय है, क्योंकि यह आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र की मदद लेता है, समय के ज्ञान हेतु इतिहास की मदद लेता है, जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के अध्ययन के लिए जनांकीय यानी डेमोग्राफी की मदद लेता है, फसलों के वितरण और उपभोग के लिए कृषि विज्ञान की मदद ली जाती है, मानव समुदाय, सामाजिक पारिवारिक रीति रिवाज के लिए भूगोल समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी की मदद लेता है, और भू राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राज्य व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस की मदद लेता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी अन्य विषयों के साथ गहनता से जुड़ा हुआ विषय है। नेक्स्ट आता है कि भूगोल की उप शाखाएं या उप विषय कौन से हैं। भूगोल के अंतर्गत अनेक उप शाखाएं होती हैं, जिनमें से कुछ एक हम यहाँ अध्ययन करेंगे। जैसे भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हम भूगर्भ की जानकारी लेते हैं, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम मौसम और जलवायु संबंधी तथ्यों का अध्ययन करते हैं, जल विज्ञान और समुद्र विज्ञान में हम हाइड्रोलॉजी यानी पानी से संबंधित, समुद्रों से संबंधित अध्ययन करते हैं, मृदा विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न मृदाओं का अध्ययन किया जाता है कि कौन सी मृदा कैसे बनती है, कैसे वो उपजाऊ या अनुपजाऊ होती है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का अध्ययन करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल के अंदर कल्चरल एक्टिविटीज़ और मनुष्य के सामाजिक जो भाईचारा और सौहार्द है उसका अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत हम पॉपुलेशन से रिलेटेड आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, इसका अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत जो प्राचीन सभ्यताएं या रही है यानी इतिहास का अध्ययन ज्योग्राफिकल परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किस प्रकार से महाद्वीप, देश, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, इनकी सीमाएं निर्धारित होती हैं, इस प्रकार का अध्ययन हम राजनीतिक भूगोल में करते हैं। जंतु भूगोल के अंतर्गत हम एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। पादप भूगोल के अंदर पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिक भूगोल के अंतर्गत इकोलॉजी का अध्ययन करते हैं, और पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी के चारों ओर के इन्वायरमेंट का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपसे कुछ इस व्याख्यान से संबंधित सामान्य प्रश्नोत्तर हैं कि आप विद्यालय जाते समय किस प्रकार के सांस्कृतिक लक्षणों को देखते हैं, क्या वे सारे लक्षण समान हैं या असमान हैं, और उन्हें हमें भूगोल में क्यों शामिल करना चाहिए। यदि आप उसको भूगोल में शामिल करते हैं तो क्यों करोगे। तो जब आप गांव अपने घर से विद्यालय जाते होंगे तो ज़रूर आप बस्तियां, सड़कें, बाजार, खेत, नहर, मंदिर, पूजा स्थल, इस प्रकार के अनेक सांस्कृतिक लक्षण देखते होंगे यानी मानव निर्मित लक्षण देखते होंगे। ये भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है, क्योंकि भूगोल की दो मूल शाखाएं, एक भौतिक भूगोल, दूसरी मानव भूगोल। तो मानव भूगोल के ये सारे लक्षण हैं, इनको
हमें भूगोल के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। हालांकि ये सारे लक्षण समान नहीं होते हैं, ये असमान होते हैं। शामिल इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि भूगोल जो है भौतिक तथ्यों के साथ साथ मानवीय तथ्यों का अध्ययन करता है। तो ये वास्तव में भूगोल के अभिन्न अंग हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से आता है कि आपने टेनिस की गेंद देखी होगी, क्रिकेट की बॉल देखी होगी, संतरा देखा होगा और लौकी देखी होगी। इनमें से पृथ्वी की आकृति किसकी तरह से मिलती जुलती है और आपने उस आकृति को पृथ्वी के आकार के समरूप क्यों चुना है? तो इसमें से संतरे की आकृति पृथ्वी की आकृति के समान है। जैसे संतरा ऊपर और नीचे से थोड़ा सा चपटा होता है और गोलाकार होता है, तो हमारी पृथ्वी भी लगभग ऐसी ही है कि गोलाकार है और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव से थोड़ी सी चपटी प्रतीत होती है। इस प्रकार की आकृति को जियोइड या भूआब कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि हम अपने विद्यालय में वन महोत्सव क्यों मनाते हैं और हमें पेड़ पौधे क्यों लगाने चाहिए और ये किस प्रकार से पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो हम हर वर्ष रेनी सीजन में जुलाई अगस्त के आसपास जब रेनी सीजन होता है, मानसून सीजन होता है, तो देश प्रदेश में विद्यालय स्तर पर वन महोत्सव मनाया जाता है। हम सब भी इसमें भाग लेते हैं। वन हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए पेड़ पौधे, क्योंकि पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते रहते हैं। इसके साथ साथ ये पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। वृक्षों की जड़ें जो हैं मिट्टी को पकड़ के मृदापल्टन को रोकती हैं। वाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प वायुमंडल में जाते हैं और बारिश लाने में सहायक होते हैं। पेड़ पौधे अनेक प्रकार के जीव जंतुओं व पक्षियों के लिए आश्रय होते हैं। ये हमें अनेक प्रकार के फल फूल लकड़ियाँ आदि उपलब्ध कराते हैं। अब इस चैप्टर से संबंधित आपसे कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस साझा करते हैं। सबसे पहला है कि जीआईएस का पूरा नाम क्या है? तो जीआईएस का पूरा नाम होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र। सेकंड क्वेश्चन है कि जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, वैश्विक स्थिति तंत्र। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी का मॉडल प्रतिरूप क्या है? पृथ्वी का मॉडल प्रतिरूप ग्लोब होता है। नेक्स्ट आता है कि भूगोल कैसा विषय है? भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है, क्योंकि यह क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है, रीजनल अध्ययन करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट आता है कि इतिहास कैसा विषय है? हिस्ट्री एक कालिक विषय, यानी हिस्ट्री में हम समय का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार संतरे की भांति उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से थोड़ा सा चपटा है और गोलाकार है। इस प्रकार के आकार को जियोइड या भूआब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भूगोलवेता का मूल उपकरण क्या है? भूगोलवेता का मूल उपकरण मानचित्र या मैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र के कितने आयाम होते हैं? मानचित्र के 2 आयाम होते हैं, यानी मानचित्र की एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, यानी मानचित्र 2 डायमेंशनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानचित्र बनाने की कला को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान किस विद्वान ने दिया था? तो वो दिया था टालेमी ने। नेक्स्ट है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नताओं का वर्णन करना है। ये परिभाषा भूगोल की किस विद्वान ने दी? तो ये दी थी रिचर्ड हार्टसॉन ने। नेक्स्ट आता है कि भूगोल धरातल पर विभिन्न भागों के कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। भूगोल की यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह है अल्फ्रेड हैटनर की। नेक्स्ट आता है कि प्राचीन काल के किस विद्वान ने मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभावों का उल्लेख किया था? तो ये थे हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किस विद्वान ने सूर्य की किरणों के कोण को मापकर पृथ्वी की परिधि का आकलन किया था? तो वो थे इरास्टोनिज, जिन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का भी प्रयोग किया था 276 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट आता है कि उस विद्वान का नाम बताओ जिसने नील नदी के डेल्टा
यहाँ है नील नदी, ये अफ्रीका में बहती है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है और यहाँ पर भूमध्य सागर में ये अपना डेल्टा बनाती है। तो इस डेल्टा को देखकर, इसकी बनने की प्रक्रिया को देखकर सर्वप्रथम किस विद्वान ने इसके बनने के कारण सहित इसकी व्याख्या की थी, इसका नामकरण किया था? तो वो विद्वान थे हेरोडोटस। हेरोडोटस ही थे जिन्होंने डेल्टा शब्द का नामकरण किया था। नेक्स्ट आता है कि मनुष्य के कार्य प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं, यह कथन किस विद्वान का है? तो ये है रैटजेल का। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि वह भूगोलवेता जिसने भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के संश्लेषण का समर्थन किया, कौन थे? तो वो थे H.K. मिकेंडियर। नेक्स्ट आता है कि भारतीय भूगोलवेता या वैज्ञानिक कौन रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी के आकार का वर्णन किया? तो वो विद्वान रहे हैं आर्यभट्ट और भास्कराचार्य। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है कि भूगर्भ विज्ञान भूतकाल का भूगोल है और भूगोल वर्तमान का भूगर्भ विज्ञान है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ये है डेविस महोदय का। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी का मानव के घर के रूप में अध्ययन किया जाता है, भूगोल की यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये है डेडले स्टैम्प की। नेक्स्ट आता है कि ब्रह्मांड को समझने का सबसे पहला प्रयास या प्रयत्न किस विद्वान ने किया? तो वो किया था आर्यभट्ट ने, भारतीय विद्वान रहे हैं आर्यभट्ट। नेक्स्ट ऐसा ही है कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का मानव के संसार के रूप में वैज्ञानिक वर्णन करना, और दूसरा कथन है कि प्रकृति मंच प्रदान करती है और यह मनुष्य पर निर्भर है कि वह इस पर कार्य करे। ये दोनों कथन किस विद्वान के हैं? तो ये हैं विडाल डी ला ब्लांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण काल कब से कब तक रहा? 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के काल को पुनर्जागरण काल कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी पर जीव जंतुओं और उनके पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है पारिस्थितिकी। नेक्स्ट कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इस व्याख्यान से और इस अध्याय से आपके लिए, तो आओ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द यानी स्ट्रम का पहली बार प्रयोग किया? हेरोडोटस, गैलीलियो, एरास्टोनीज या अरस्तु? तो किसने किया था? सबसे पहले किया था एरास्टोनीज ने 276 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? पतन, मैदान, सड़क या जल उद्यान? यानी पोर्ट, प्लेन, रोड और वाटर पार्क। तो किसको कहेंगे? प्लेन को कहेंगे, मैदान। ये नेचुरल है, बाकी के सारे मैन मेड हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, इतिहास या भूगोल? तो कौन करेगा? समय का अध्ययन करेगा इतिहास। ये था आपका इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।